नाउ अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस मैंने कंप्लीट किया था। इन द सेंस थ्योरी कंप्लीट किया था, न्यूमेरिकल्स नहीं। बट उसके अलावा कुछ सीबीएसई में जो पोर्शन है वो मैं अभी ले रहा हूं, जो स्टेट बोर्ड वालों को जेई के काम आएगा। ऑफ कोर्स जेई के काम में आएगा तो डेरिवेशन सीबीएसई के याद नहीं रखना है आपको। मैं अभी एक काम करता हूं कि जो भी स्टेट बोर्ड का सिलेबस हो गया वैसा ही सीबीएसई का कुछ एडिशनल पार्ट जो है वो समझा देता हूं। वो आपको समझ लेना है सिर्फ स्टेट बोर्ड वालों को, और स्टेट बोर्ड वालों को सीबीएसई के डेरिवेशन याद नहीं रखना है। फाइनल पीरियड में मैं आपको पूरे फॉर्मूले लिख के दूंगा कि जो आपको जेई और नीट के काम आएंगे, और स्टेट बोर्ड का सिलेबस जितना करवाया उतना ही आपको स्टेट बोर्ड और सीईटी के काम आएगा। तो आपको मैं बताते समय बराबर बताऊंगा, लिखाते समय तो पूरे फॉर्मूले एक दिन जेई और नीट के लिखवाऊंगा। उसके बाद आपको स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल्स कैसे करने का वो बताऊंगा, और जेई और नीट के एमसीक्यू कुछ सॉल्व करेंगे, और कुछ मैं सीट्स आपको व्हाट्सएप पे करूंगा, वो करना है आपको। समय जरूर लगेगा, बट पोर्शन ऐसा है कि आपको फास्ट पढ़ा के कोई फायदा नहीं। और ऑनलाइन एज सच जो होता है वो ऑनलाइन से ये यूट्यूब वाले लेक्चर समझने में ज्यादा आसान जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत बार ऑडियो नहीं आता, तो वीडियो नहीं आता, और बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए स्लो जरूर होगा लेकिन समझने में अच्छा लगेगा। जितना भी ये लॉकडाउन का पीरियड है, आगे भी उतना ही पीरियड आपको मिलने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बहुत हड़बड़ी में ज्यादा करने में, जल्दी करने में कोई मतलब नहीं है, और कंपेयर करने में कोई मतलब नहीं। इनका ऑनलाइन अच्छा हो रहा, उनका ऑनलाइन अच्छा हो रहा, ऑनलाइन कैसा हो रहा वो मुझे मालूम है, और ऑनलाइन जिनके क्लासेस हो रहे हैं वो बताते हैं कैसा हो रहा है कि सर कुछ भी नहीं, कभी आवाज नहीं आती तो कभी ऑडियो नहीं आता तो कभी वीडियो नहीं आता। यूट्यूब में एटलीस्ट ये सब क्लियरिटी ज्यादा रहती है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ऑनलाइन करना बेकार है, बट एक बात बताता हूं कि हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स है। इसमें भी अपलोड करने के लिए 3-3 घंटे जाते हैं, तो इसीलिए वीडियो आपको आप तक आने में समय जाता है। बट लेट इट बी, बाद में जो पीरियड मिलेगा उसमें अपन कवर अप करेंगे। तो आज की जो बात है, सीबीएसई का कुछ पोर्शन मैं ऐड कर रहा हूं, जो कि आपको थ्योरी लिखना नहीं है, फॉर्मूले जिस दिन ये समझ लेना है। सिर्फ जिनको जो स्टेट बोर्ड वाले उनको ये सिर्फ समझ लेना है। सीबीएसई वालों को ये थ्योरी भी लिखना है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का क्या रिलेशन है वो सीबीएसई के बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको सीबीएसई वालों को वीडियो पॉज करके वो लिखना भी है, और स्टेट बोर्ड वालों को सिर्फ समझ लेना है। और बाद में जब फाइनल मैं फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि सीबीएसई के फॉर्मूले आपको स्टेट बोर्ड वालों को जेई और नीट के लिए फॉर्मूले लिखना पड़ेगा, वो लिखना है। जिनको सीईटी करना है उनको जरूरत नहीं। तो फिलहाल अभी जेई यानी सीबीएसई के दृष्टिकोण से, बट दोनों बोर्ड के दृष्टिकोण से जो बेसिक है वो तो कॉमन रहेगा, जो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। कोई भी मेटेलिक कंडक्टर जो रहता है उसमें से क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक आधा मेटेलिक कंडक्टर लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो चार्ज फ्लो होते हैं पर यूनिट टाइम, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या फर्क है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं जब रेस्ट पे रहेगा तो चार्जेस एट रेस्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, और चार्जेस इन मोशन तो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। जब चार्जेस एट रेस्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, उसके वीडियो अलग से मैं आपको डालने वाला हूं। तो हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले, करंट इलेक्ट्रिसिटी बाद में, या पहले पढ़ते समय कुछ भी पहले पढ़ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझना है कि चार्जेस एट रेस्ट पे जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और चार्जेस इन मोशन इसमें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। उसमें भी चार्जेस इन मोशन दो प्रकार का है, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेटेड मोशन। जब चार्जेस एक्सीलरेटेड मोशन में रहेगा तब इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्जेस इन मोशन एंड दैट टू इन एक्सीलरेटेड मोशन, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सीलरेटेड मोशन नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्जेस मोशन में रहेगा। बहुत बार आपको दिखेगा कि एक्सीलरेटेड मोशन है, बट वो एक्सीलरेटेड मोशन कैसा है वो मैं वो टाइम पे आपको बता दूंगा। तो एट प्रेजेंट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सीबीएसई स्टेट बोर्ड दोनों के दृष्टिकोण से
अच्छा है, थोड़ा रिवाइज होता है तो लोअर क्लासेस का, बट ये सिलेबस में सीबीएसई के बिगिनिंग से करना पड़ता है। और कुछ एक्सप्रेशन जो है मैंने पहले बताया जो सीबीएसई के स्टेट बोर्ड वालों को करना नहीं, बट फॉर्मूले जेईई और नीट के दृष्टिकोण से जब उसके फॉर्मूले बनाएंगे तो लिखना है। तो ये एडिशनल हो सकता है वीडियो स्टेट बोर्ड वालों को लगे, बट समझने के लिए कोई बुराई नहीं है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसा करते हैं, आपने लोअर क्लासेस में किया है कि फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है यहां लिखा है मैंने, तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीबीएसई में इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, ये पहला पार्ट है। फिर पार्ट वाइज आपने जो पोटेंशियोमीटर, मीटर, ब्रिज पढ़ा वो सब भी सीबीएसई में है, और एडिशनल ये है। तो पहला पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, ये है सीबीएसई में। तो इलेक्ट्रिक करंट मैंने कैसा डिफाइन किया, देखो मैंने बताया इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू सेक्शन, थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ वायर, इट इज डिनोटेड बाय आई। थ्रू एनी सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। यदि ये मैंने कंडक्टर बताया, ये कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड, तो मैं आपको बताने वाला हूं। एट प्रेजेंट आपको ये याद रखना है कि इट इज डिफाइंड एज, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसा डिफाइन किया जाता है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर, या क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं, सेक्शन ऑफ वायर, वायर मीन्स कंडक्टर, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और स्मॉल आई। बहुत जगह पे स्मॉल आई का यूज होता है, तो कैपिटल आई अपने लोअर क्लासेस में डिनोट किया है, तो कैपिटल आई और स्मॉल आई इट इज डिनोटेड बाय। और इसलिए फॉर्मूला कैसा बनाएंगे, दस इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू, देखो टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन, टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। तो नेचुरली यहाँ पे यदि चार्ज मैं स्मॉल क्यू लेता हूं और टाइम स्मॉल टी लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा, क्यू अपॉन टी, अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया जितने चार्ज जाएंगे और जितना टाइम लगेगा उसका रेशियो। तो व्हाट इज एवरेज करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज क्यू बाय टी, इस चार्ज इज क्यू एंड टाइम इज टी। अब मैं यदि डेल्टा यूज करता हूं कि डेल्टा क्यू इतना चार्ज जाता है अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया और डेल्टा टी इतना टाइम लगता है, तो जो करंट मिलेगा उसको अपन एवरेज करंट बोलेंगे। तो व्हाट इज एवरेज करंट, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब फिजिक्स में भी लिमिट की थ्योरी लगती है, एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, वो उसका मीनिंग आगे मैं बताऊंगा। तो वो कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा क्यू डी क्यू बाय डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ, तो उसको बोला जाता है इंस्टंटेनियस करंट। तो व्हाट इज इंस्टंटेनियस करंट, आई इंस्टंटेनियस डी क्यू बाय डी टी। अब ये डी क्यू बाय डी टी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी से आता कैसा है, तो ये आता है लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज डी क्यू बाय डी टी एंड दैट इज कॉल्ड इंस्टंटेनियस करंट। तो मैंने यहाँ पे लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ये लिखा नहीं यहाँ पे, टाइम नियरर टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, ये शब्द मैं वो लिखा नहीं है मैंने, बट ये अंडरस्टूड करना है आपको कि ये हाई इंस्टंटेनियस के बाद डी क्यू बाय डी टी यूज करने वाले हैं, आई एवरेज के लिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जनरल में आपको करंट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, आई इज क्यू अपॉन टी, ये याद रखना है आपको। अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डेफिनेशन आप देखा है, सिंपल जो पहले भी हो गया है। अब डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, आपको मालूम है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। क्यों स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में रहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं इसके बाद। बट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको वो वायर बैटरी के साथ जोड़ दिया या सेल के साथ जोड़ दिया, तो पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल, निगेटिव इज एट लोअर पोटेंशियल। अब सपोज V वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो नेचुरली ये देखो यहाँ पे मैंने बताया मेटेलिक कंडक्टर है, यहाँ पे मैंने ये बैटरी लगा दिया, ये V ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे V रहेगा, यहाँ V और यहाँ जीरो, लाइक दैट V और जीरो।
तो यदि मैं ये पोटेंशियल ये लगाया, सॉरी यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखो आप, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखो निगेटिव टू पॉजिटिव, ये ऐसे निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताया, ई ऊपर माइनस और ये ऐसा करके बताया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट के, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट जो लेते हैं आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा दिया है, देखो, द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्ज will gives the direction of conventional current। तो नेचुरली निगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ऐसी, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऐसी। तो यहाँ पे द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्ज will gives the direction of conventional current। इन मेटेलिक कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटेलिक कंडक्टर में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो नेचुरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के कारण मिलती है, तो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको बोला जाता है कैरियर, जो कैरी करता है इलेक्ट्रिक करंट। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट आर अपोजिट, मतलब देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ कन्वेंशनल करंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बार ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट को आप डायरेक्शन बताते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो देखो ये डायरेक्शन जो है वो चार्ज के फ्लो के लिए डायरेक्शन बता रहे, बट इलेक्ट्रिक करंट ये उसकी जो एडिशन होती है वो एडिशन ये सिंपल अलजेब्रा मेथड से होती है, अलजेब्रिक मेथड से। किरचॉफ्स करंट लॉ देखा था स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, उसमें बोला था अलजेब्रिक एट एनी जंक्शन, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। टोटल करंट अराइविंग एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग फ्रॉम दैट जंक्शन। That's why there is no accumulation or gain of charge at any point, and Kirchhoff's current law can be explained on the basis of law of conservation of charge। तो करंट जो होता है वो करंट अल्जेब्रिकली ऐड होता है। ऐसा नहीं कि एक करंट ऐसा जा रहा है एक करंट ऐसा जा रहा है तो उसके बीच का एंगल भी ट्रीट किया और फिर दोनों को अपने वो एंगल के साथ एडिशन किया तो वेक्टर बन जाएगा। यानी एक ऐसा डायरेक्शन एक ऐसा डायरेक्शन, ऐसे दो डायरेक्शन के करंट बता रहा हूं, उसके बीच का एंगल भी ये कर रहा हूं, और फिर मैंने आपके लिए बताया था रिजल्टेंट वेक्टर जो रहता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैसा मैं रिजल्टेंट करंट निकालूंगा तो रूट ओवर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, दो करंट के बीच का डायरेक्ट, वो वेक्टर एडिशन हो गई। वो वेक्टर वाले मेथड से करंट नहीं ऐड होता है, तो वो सिंपल अलजेब्रा के मेथड से अलजेब्रिक एडिशन जिसको बोलते हैं अपन, वैसा ऐड होता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी एंड नॉट वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि आप तो करंट को डायरेक्शन देते हो, तो फिर करंट को डायरेक्शन देते हो तो ये वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन जो है फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन है, और फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ये इलेक्ट्रिक करंट है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी और वो डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दैट्स व्हाई ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब बहुत बार ऑप्शन जो आते हैं एमसीक्यू में, एक आध बार नीट के एग्जाम में, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी एंड नन ऑफ दीज। तो वो टाइम पे याद रखना, ये टेंसर क्वांटिटी के बारे में बहुत डिटेल तो हायर फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यदि टेंसर में मेंशन किया तो आपको टेंसर लिखना है, फिर स्केलर नहीं लिखना है। अदरवाइज टेंसर ये शब्द नहीं रहा तो स्केलर क्वांटिटी। तो ये टेंसर है क्या? तो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी इंजीनियरिंग फिजिक्स में पढ़ेंगे, हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट इज क्वांटिटी, नीचे दिया है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, नन ऑफ दिस, तो फिर टेंसर। लेकिन टेंसर यदि मेंशन नहीं किया तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपको स्केलर क्वांटिटी लिखना है। उसके बाद देखने वाले आगे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। आप 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 11th में देखे थे, और वो फंडामेंटल क्वांटिटी में आपने इलेक्ट्रिक करंट भी देखा था।
और इलेक्ट्रिक करंट देखा था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखा था, टेम्परेचर देखा था। आपको मालूम है 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, लेंथ, मास, टाइम। बोलने का मतलब ऐसा कि आप इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसका ऐसा यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट एम्पियर है। और हाउ वी डिफाइन 1 एम्पियर, तो मैं इसके आगे बताने वाला हूं आपको। तो बिफोर दैट वीडियो पॉज करके अच्छे से लिखना है, आपको नोट्स बनाना है। सीबीएसई वालों को मैं बता रहा हूं, और स्टेट बोर्ड वालों ने भी नोट्स बनाया और थोड़ा पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो एडिशनल ये काम का ही है। अभी मैंने इलेक्ट्रिक करंट को आपको यूनिट बताया, ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है एम्पियर। तो 1 एम्पियर कैसा डिफाइन करेंगे, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर या वायर है उसमें से 1 एम्पियर करंट कब पास होगा, जब आपको 1 कूलम इतना चार्ज 1 सेकंड के लिए वो कंडक्टर से फ्लो होगा। तो देखो मैंने कैसा डिफाइन किया, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, कैपिटल ए। 1 एम्पियर करंट को डिफाइन किया, द करंट थ्रू अ wire is called 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through the wire in 1 second. 1 coulomb इतना चार्ज 1 सेकंड तक के यदि कोई मेटेलिक कंडक्टर से फ्लो होता है तो करंट कितना बहेगा, 1 एम्पियर। करंट का वैल्यू रहेगा 1 एम्पियर। तो वी राइट 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड। तो नेचुरली ये एस ऊपर चले जाएगा, तो नेचुरली कूलम्ब पर सेकंड। तो नेचुरली द नंबर ऑफ, अभी ये हो गया। अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल सामान लिया, और वो न्यूमेरिकल सामान मतलब ऐसा कि यहाँ पे ये देखो मैं ऐसा स्टार बनाता हूँ, ये स्टार बनाया मैंने छोटा सा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ करंट इन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, सिंपल सी बात है, कैसा निकालेंगे। एक छोटा सा कोई भी एक आधे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपको। 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग इन 1 एम्पियर। तो देखो 1 I इज इक्वल टू m, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग इन 1 एम्पियर। आगे n को मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कंसेप्ट है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में n के लिए मैं बोलूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो टाइम पे। बट एट प्रेजेंट तो यहाँ पे n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग इन 1 एम्पियर पूछा है, तो नेचुरली I इज इक्वल टू n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो नेचुरली n निकालना है, तो n इज इक्वल टू I अपॉन E। इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस नहीं लेने का, ये मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ता है। तो ये 1 एम्पियर के लिए, तो 1 एम्पियर है 1 कूलम पर सेकंड, और यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पे अपन, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ये यदि सॉल्व करते हैं तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 पर सेकंड। तो ये याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग इन 1 एम्पियर। तो मैं अभी अच्छे से समझ लो, कुछ भी नहीं समझा तो वो मैं रिपीट भी कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कुछ नहीं समझा होगा, तो वीडियो पॉज करके आपको देखना है और अच्छे से समझ लेना है। ना एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, इफ Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट। एवरेज करंट के लिए मैंने लिया फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। यहाँ ध्यान रखना, एवरेज करंट के लिए यहाँ पे 0 to 2 सेकेंड्स। तो सबसे पहले कैसा इसको सॉल्व करेंगे, Q की वैल्यू दिया है, मतलब चार्ज Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। देखो कांस्टेंट नहीं है चार्ज, यहाँ पे टाइम के साथ वेरी होने वाला चार्ज है, इक्वेशन दिया हुआ है। तो Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। कांस्टेंट चार्ज नहीं है ये, t के साथ वेरी होने वाला चार्ज है। Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, तो नेचुरली विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो नेचुरली dq बाई dt निकालना है, तो dq बाई dt इज इक्वल टू, विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2t होता है, प्लस 6 t का डेरिवेटिव 1 होता है और नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2t प्लस 6। अब आपको ये dq बाई dt निकल गया। उन्होंने क्या बोला है, पहले
आई इंस्टेंटेनियस निकालो, तो देयरफॉर आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dq बाई dt, dq बाई dt बराबर है। और कुछ इसमें वैल्यू दिया है शायद, वो मैं देख लेता हूं। तो यहाँ पे 3t इज इक्वल टू आई इंस्टेंटेनियस निकालना है, या थोड़ा ऐड करना, मैं यहाँ पे ऐड 3 सेकेंड्स लिख लेता हूं, या 4 सेकेंड, एट 4 सेकेंड लिख लेता हूं, 4 सेकेंड्स 2 सेकेंड एज यू विश, छोटी वैल्यू लेते। तो यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस कलर करंट एट 2 सेकेंड्स, और बाद में एवरेज कलर का करंट का देखेंगे। तो आई इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 6, तो इसकी वैल्यू निकल जाएंगी यहाँ पे 10 एम्पियर। ये हो गया आई इंस्टेंटेनियस। तो आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ये एक आंसर निकल गया। अब दूसरा एवरेज निकालना है आपको, एवरेज करंट 0 to 2 सेकेंड के लिए कैसा निकालेंगे। तो इसके लिए पहले तो आपको मालूम है एवरेज करंट क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू निकालेंगे, तो डेल्टा क्यू निकालेंगे तो पहले 0 के लिए Q1 और बाद में Q2, तो इसको Q डिनोट करेंगे फॉर एवरेज करंट। फॉर एवरेज करंट इसको मैं कैपिटल Q डिनोट करता हूं, कैपिटल Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस। अब मैं क्या करता हूं, 0 सेकंड के लिए 0 to 2 सेकेंड्स है, तो 0 to 2 सेकेंड्स है तो नेचुरली Q 2 सेकेंड्स के लिए, तो मैं यहाँ पे आई एवरेज लिखता हूं, देयरफॉर आई एवरेज इज इक्वल टू Q 2 सेकेंड्स के लिए माइनस Q 0 सेकेंड्स के लिए अपॉन 2 माइनस 0 लेना पड़ेगा, तो 2 माइनस 0। अब ये यदि सॉल्व करना है तो आई एवरेज इज इक्वल टू Q 2 सेकेंड्स के लिए यह वैल्यू पुट करता हूं 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, ये आपको ध्यान रखना है, 4 प्लस 12 16 प्लस 2 18, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन, देखो मैं और एक बार बता रहा हूं, यहां पे मैं 2 पुट कर रहा हूं, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 6 12 और 4 16 प्लस 2 18 हो गया, अपॉन 2 माइनस 0 तो 2, तो नेचुरली आई एवरेज जो हो गया, आई एवरेज इज इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 9 एम्पियर। तो ये एवरेज करंट निकल गया और ये इंस्टेंटेनियस करंट निकल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, तो पहले 2 सेकेंड के लिए पुट किया, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 12 प्लस 2, ये 18 हो गया जो लिखा, और बाद में 0 सेकेंड के लिए ये तो 0 हो जाएगा प्लस 2, तो नेचुरली प्लस 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2, तो ये हो जाएगा 16/2, 16/2, तो यहाँ पे 9 के जगह पे आएगा 8 एम्पियर। तो ये थोड़ा सा चेक कर लेना, मैंने 0 सेकंड के लिए माइनस वैल्यू नहीं किया था, कैसा निकाला, यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, तो ये प्लस 2 हो गया, प्लस 2 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 18 माइनस 2 अपॉन 2, तो 16/2, तो ये हो गया 8 एम्पियर। तो अभी ये मैंने बेसिक का पढ़ाया, ये सब पोर्शन मैंने बताया आपको सीबीएसई के रिलेटेड पोर्शन है, मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ जो नीट के जेई के काम आएगा, कलर कोडिंग, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, सब पढ़ाने वाला हूँ। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और हमेशा जैसा बताता हूँ आपको ये चैनल सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और बेल आइकन दबाना भूलना नहीं है।